जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। जी हाँ प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करेंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत बताइए, इसके उपयोग बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम विद्युत मोटर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 7 नंबर अब आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ये 7 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, मगर ऐसे नहीं मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके नंबर कोई भी नहीं ले गया है। ठीक है, अब हम बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत मोटर क्या होती है, उसके बाद में जानेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे संरचना की। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की, यानी कि जो विद्युत मोटर है वो किस प्रकार काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके यूजेस की बात करेंगे, यानी कि उपयोग की बात करेंगे। विद्युत मोटर को हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो बच्चों चलिए पहले जान लेते हैं कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों, क्या होता है इसमें कि हमें विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करनी होती है, इसके बाद में ये यांत्रिक ऊर्जा में उसे बदल देती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक और होता है आपका विद्युत जनित्र होता है। ठीक है, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, मगर जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन विद्युत जनित्र की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए अब विद्युत मोटर के बारे में और जान लेते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों, ये कोई आपकी चुंबक है। क्या है? ये कोई चुंबक है, इसका आंसर ये है और एस ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इसमें हमने कोई एक कुंडली लगा दी है। क्या? कोई एक कुंडली को लगा दिया है, फिक्स कर दिया है। बच्चों, ये कुंडली है ABCD, ये वो कुंडली है। अब क्या होता है, जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं तो ये जो कुंडली है ये कुछ इस प्रकार से घूमने लगती है। क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से घूमने लगती है। तो ये जो है इस प्रकार से घूमती है। अब देखिए, अगर हम करंट की बात करें तो करंट कहाँ से जाता है बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं हम, और बैटरी से जो करंट है आपका वो इस प्रकार से फ्लो होने लगता है, और यहाँ पर लगे होते हैं विभक्त वलय। ठीक है, अच्छा, विभक्त वलय की हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो आपकी कुंडली है वो कुछ इस प्रकार से घूमती है। क्या? इस प्रकार से इसके अंदर घूमती है। अब चलिए आगे जान लेते हैं सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे कि ये चुंबक है, ये भी चुंबक है, तो इन दोनों का क्या है, इनके जो पास में यहाँ तक जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है। बच्चों, तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। आप समझो, बलयुग्म क्या होता है बच्चों, यहां से देखिए, एक बल यहां से लगता है, दूसरा बल यहां से काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से घूमती है, तो इसी को क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है उसकी दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, तय की जाती है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको हम बता चुके हैं। बायां हाथ ये है, तो फटाफट से इस प्रकार से पकड़ लो। क्या करना है, इस प्रकार से पकड़ लेना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के नियम पर क्या करती है, ये जो आपकी दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे जान लेते हैं, बात करते हैं इसकी संरचना की। तो विद्युत मोटर की संरचना किस प्रकार की जाती है। अगर हम विद्युत मोटर की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो बच्चों इसे हम 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। 4 भागों में इसकी संरचना को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, पहला होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है,
क्षेत्र चुंबक होता है यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? एक स्थायी चुंबक होता है। कौन सा है स्थायी चुंबक? तो ये आपका क्या है? स्थायी चुंबक होता है, ठीक है ना? स्थायी चुंबक होता है। अब देखिए इसके ध्रुव क्या होते हैं? N व S होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, N और S होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आर्मेचर। तो आर्मेचर को अंग्रेजी में भी आर्मेचर ही कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह अत्यधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। समझिए, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं N और S, अब N और S के बीच में घूमती है। अब जो आपकी कुंडली होती है A B C और D, इस कुंडली के ऊपर क्या किया जाता है बच्चों? तांबे का तार जो लपेट दिया जाता है। क्या? तार लपेट दिया जाता है। तो इसी को क्या कह देते हैं? फिर इसी को आर्मेचर कह देते हैं। एक बार दोबारा समझिए, जो ये हमारी कुंडली होती है, कुंडली में क्या करते हैं कि इसके चारों ओर यानी कि जो लपेट दिया जाता है तार, कौन सा तार होता है? तांबे का तार होता है, उसे हम क्या करते हैं? लपेट देते हैं, ठीक है। अब तो इसी को हम कह देते हैं आर्मेचर। देखिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा वीडियो देख लीजिए, ऐसे ही समझ जाओगे। खैर बच्चों, आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच में वो जो है घूमती रहती है। आर्मेचर जो है ध्रुवों के बीच घूमता रहता है। चलिए आगे आता है विभक्त वलय। तो विभक्त वलय क्या होते हैं? ये दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे इन दो अलग अलग वलयों में जुड़े रहते हैं। समझो, ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। अब इसके जो सिरे हैं वो इसमें जुड़े होते हैं विभक्त वलय में। पहले ही जान लीजिए विभक्त वलय क्या होते हैं बच्चों। वलय दो प्रकार के होते हैं, एक विभक्त वलय होते हैं और एक होते हैं आपके सर्पी वलय। क्या होते हैं? एक होते हैं सर्पी वलय और दूसरे होते हैं विभक्त वलय। बच्चों, जो सर्पी वलय होता है वो एकदम गोल होता है, एकदम वृत्ताकार होता है। अगर हम बात करें आपके जो विभक्त वलय हैं, विभक्त वलय जो होते हैं ये दो भागों में होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई वृत्त बनाया, उसे बीच में से काट दो बिल्कुल, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार दो भाग अलग अलग हो जाएंगे। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई गोला है, तो अगर हम बीच में से काट देते हैं तो आधा अलग हो जाता है, आधा अलग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपके अर्धवृत्ताकार हो जाते हैं, जिन्हें हम विभक्त वलय कहते हैं। और जो आपका पूरा एक वृत्ताकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वृत्ताकार वलय या फिर कह सकते हो सर्पी वलय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसे सर्पी वलय कहते हैं और इसे विभक्त वलय कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं विभक्त वलय को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रुश, ये कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। कि जो विभक्त वलय होते हैं वो स्पर्श करते हैं इनके लिए, तथा एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक ब्रुश, देखिए ब्रुश है B1 और B2। एक ब्रुश का नाम है B1, दूसरे का नाम है B2। तो जो B1 है, B1 से विद्युत धारा का प्रभाव होता है, यानी कि B1 से विद्युत धारा क्या है? निकलती है, और B2 से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। बच्चों, ये क्या होते हैं? ब्रुश होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, अब हम इसके आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताना है क्रिया विधि क्या है इसकी और इसके उपयोग क्या क्या है, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं क्रिया विधि। तो देखिए, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कुंडली के भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। इन दोनों बल, ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बलयुग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। साथ ही इसमें लगे विभक्त बल भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त बलों की सहायता से कुंडली का घूर्णन एक ही दिशा में रखा जाता है। बच्चों, क्या होता है कि जो ये कुंडली होती है ये क्या वामावर्त दिशा में घूमती है? वामावर्त दिशा, ठीक है ना। अब ये वामावर्त दिशा में घूमती है, क्यों घूमती है? क्योंकि यहाँ से दो बल लगते हैं, एक बल यहाँ से लगता है, दूसरा यहाँ से लगता है। तो ये कुछ इस प्रकार से लगते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, बलून बना लेते हैं और उसके बाद जो है कुंडली जो है बाएं दिशा में घूमने लगती है। अब भाई क्या होता है, यहाँ पर घूमते घूमते ये पूरी घूमती है ना, तो यहाँ पर जो विभक्त बल होते हैं ये भी इसके साथ में क्या करते हैं भाई, घूमने लगते हैं। ठीक है, तो कह सकते विभक्त बल भी उसी दिशा में घूमते हैं। अब हम जान लेते हैं उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे कि जल पंप, आटा चक्की, विद्युत पंखे आदि को चलाने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल देखो, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि टेलीविजन को चलाने के लिए, टीवी को यानी कि, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप जो आपका बड़ी बड़ी लाइटों को जलाने के लिए, ठीक है, विद्युत बल्ब को जलाने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम इसमें लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि विद्युत मोटर बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आ गया है समझ में, ठीक है, और अगर आपने लिख भी लिया तो ये 7 अंक जो है वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।